Good morning, students. Welcome back to our online classes. We are discussing the consumer protections, chapter number 12 in business management. And we have completed some of the topics, only few topics are left today. So we are going to complete it by today itself if possible. So let us start with our next topic, that is the redressal agencies. Redressal agencies मतलब suppose in case any manufacturer or any sellers have cheated on you or they have exploited your interest, so where can you file a complaints. आप उसके अगेंस्ट में अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है कि भाई इस इंडिविजुअल ने मुझसे एज एन कस्टमर्स, मैं कस्टमर्स हूँ और इस इंडिविजुअल ने, इस सेलर ने, इस मैन्युफैक्चरर ने मेरे साथ चीटिंग की है, मेरा इंटरेस्ट एक्सप्लॉइट किया, तो आप वो कहाँ पे कंप्लेंट करते हैं? तो वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं होती। जैसे जनरली हम लोग कोई भी चीज़ किसी के रिलेटेड हमें कंप्लेंट करनी है तो हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। दैट डजंट हैपन इन टू दी वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर्स, ठीक है। वो आप कंप्लेंट वहाँ पे नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये रिड्रेसल एजेंसीज मतलब वेयर यू कैन फाइल कंप्लेंट्स अगेंस्ट दी सेलर्स और मैन्युफैक्चरर इफ दे हैव एक्सप्लॉइटेड योर इंटरेस्ट, हम कहाँ पे जो है अपने फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर किसी ने हमारे साथ चीटिंग की है तो, हमारा इंटरेस्ट जो है एक्सप्लॉइट किया गया है तो, ठीक है। तो इसके लिए 3 टायर कंज्यूमर ग्रीवेंस मशीनरीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब कि गवर्नमेंट ने इसके लिए 3 टायर्स मतलब कि 3 ऐसे स्टेप्स बनाए हैं जिसके थ्रू हम कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसके अलग अलग कुछ क्राइटेरिया रखे हैं गवर्नमेंट ने। भाई इतने वर्थ की कंप्लेंट है तो यहाँ पे यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 टायर मतलब 3 ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन वो 3 जगह जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है अकॉर्डिंग टू दी वर्थ ऑफ योर गुड्स दैट यू हैव बीन चीटेड, ठीक है। जिसकी वजह से आप चीट हुए हैं उसकी वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, आपको कितना नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से आप अपने अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग जगह पे फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं अगेंस्ट दी मैन्युफैक्चरर और सेलर, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम करेंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बार ये केस इस तरीके से इस चैप्टर में से और पर्टिकुलरली इस टॉपिक में से बनते हैं कि वेयर मिस्टर ए कैन फाइल अ कंप्लेंट, वो कहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। तो वो बहुत बार इसमें से केस बने। यू मस्ट आप जो है ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, 8 मार्क्स से 7 मार्क्स तक आपको इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है और इट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें से केस स्टडी ही होती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो आप बिल्कुल इजी चैप्टर है, बिल्कुल आप इजी समझ जाओगे तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं रिड्रेसल एजेंसी 1 बाय 1। यहाँ पे 3 टायर मतलब कि 3 ऐसे अलग अलग स्टेप्स हैं जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। रिड्रेसल एजेंसी जहाँ पे कोई भी कस्टमर्स जो है कंप्लेन कर सकता है। तो नंबर 1 है वो है डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम मतलब कि भाई इंडिविजुअल्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी और स्टेट वाइज भी अलग अलग कंज्यूमर के लिए प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट बनाई है। जैसे जनरल कोर्ट रहती हैं, ठीक है, कोर्ट रहते हैं जहाँ पे सारे डिसीजंस जज लेते हैं, उसी तरह से कंज्यूमर के लिए भी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है। जैसे ये बाकी की कोर्ट है उसमें केस जो चलते रहते हैं सालों साल, वैसे इसमें नहीं होता। मैक्स टू मैक्स 6 मंथ में इसमें जजमेंट देना होता है, डिसीजंस देना होता है, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ में आपको डिसीजंस मिल जाता है, आपका जजमेंट जो है कोर्ट जो है डिसाइड कर देगा कि भाई यहाँ पे कितनी पेनल्टी लगेगी या फिर यहाँ पे कितना कंपनसेशन मिलेगा किसी भी इंडिविजुअल को। तो ये गवर्नमेंट ने अलग हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होगी जो कंज्यूमर के लिए होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो हमारे पूरे कच्छ के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कोर्ट है भुज में, ठीक है। इसी तरह से स्टेट वाइज एक कोर्ट होगी और एक नेशनल वाइज कोर्ट होगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा है हमारा स्टेट कमीशन, थर्ड है हमारा नेशनल कमीशन। तो ये 3 टायर में 3 आई, नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम, नंबर 2 स्टेट कमीशन, नंबर 3 नेशनल कमीशन, ठीक है। तो अगर आपको आपके यहाँ पे कोई भी कंप्लेन है, वो कौन से क्राइटेरिया पे आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हो, कौन से क्राइटेरिया आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो, कौन से क्राइटेरिया में आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो, वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट फोरम से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना क्या होगा कि भाई इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, मतलब जज कौन बन सकता है, जज के साथ साथ दूसरे मेंबर कौन कौन हो सकते हैं, कितने अमाउंट तक हम यहाँ पे फाइल कर सकते हैं अमाउंट, और अगर इसका डिसीजन मुझे वैलिड नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लगा, तो मैं कब नेशनल कमीशन में, स्टेट कमीशन में जा सकता हूँ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर। यहाँ इसमें कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होगा और 2
और मेंबर होंगे, शायद इसमें से एक फीमेल भी होगी, ठीक है, इसमें से एक फीमेल भी होगी, 2 मेंबर में से एक फीमेल होगी और एक प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है, एक प्रेसिडेंट होगा और दूसरा 2 अलग मेंबर होंगे, 2 मेंबर में से एक फीमेल होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें कौन से होंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में, एक प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर मेंबर्स होंगे, वो 2 अदर मेंबर्स में से एक फीमेल होनी चाहिए। तो टोटल कितने हुए, टोटल 3 मेंबर होंगे विद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ 3 मेंबर होंगे, एक प्रेसिडेंट और 2 अलग से मेंबर, ठीक है। उसके बाद है द प्रेसिडेंट कैन बी रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब इसका प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रेसिडेंट जो है वही इंडिविजुअल बन सकता है, या तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिटायर हुआ हुआ जज हो, या तो वो अभी भी वहीं पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वर्क कर रहा हो, वैसा ही जज जो है इसका प्रेसिडेंट बन सकता है, इसके अलावा और कोई इसका प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन बी रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके अलावा और कोई मेंबर यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो है इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, यू मस्ट बी रिटायर्ड, आप जो हैं कहाँ से रिटायर्ड, कौन सी पोस्ट से रिटायर होने चाहिए, जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है उसका जज से आप रिटायर हो चुके हो तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, या फिर आप अभी भी काम कर रहे हो एज एन जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर आप अभी भी वर्किंग जज हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो ये प्रेसिडेंट बनने के लिए ये 2 क्वालिफिकेशन हैं, कौन सी कोर्ट के जज होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, क्लियर। उसके बाद है ऑल आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इन्हें अपॉइंट कौन करेगा कि भाई यू आर द प्रेसिडेंट, यू आर द मेंबर, यू आर द अदर मेंबर, तो इसे कौन अपॉइंट करेगा, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो सारे कौन अपॉइंट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट ही उन्हें अपॉइंट करेगी। उसके बाद है कौन से लोग जो है यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सपोज मैंने कुछ बाइक परचेस की और या फिर मैंने कोई एक बहुत ही बड़ी गाड़ी परचेस की, सपोज मैंने नई फॉर्च्यूनर आती है वो मैंने परचेस की, उसकी वैल्यू जो है 25 लाख है, ठीक है। अब उस मैन्युफैक्चरर ने और जो भी डीलर है दे हैव चीटेड मी, उसने मुझे कुछ डिफेक्टिव गुड्स दे दिया और वो मेरी चीज़ें जो है मैंने उन्हें कंप्लेन करने की कोशिश की, मैंने उनसे पूछा कि मुझे रिप्लेस कर दो, दे आर नॉट गिविंग मी आंसर्स, वो मुझे आंसर्स नहीं दे पाए, तो मैं कहाँ पे कंप्लेन करूँगा, तो अगर मेरी गुड्स की वैल्यू जो है वो 20 लाख या इससे कम है, ठीक है, द कंप्लेन वर्थ रुपीज, अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो मैंने ली है मैन्युफैक्चरर से और सेलर से उसकी वैल्यू जो है या फिर उससे नुकसान जो मुझे हुआ है, ठीक है, उस गुड्स और सर्विसेज से जो मुझे नुकसान जो हुआ है वो 20 लाख या इससे कम है, 20 लाख और लेस देन दैट, ठीक है, अगर 20 लाख और उससे कम है तो ही मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। तो मतलब कि 1000 रुपये का अगर मुझे नुकसान हुआ है तो मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकता हूं, मुझे 25,000 का नुकसान हुआ है तो मैं 25,000, मैं 19 लाख तक, मुझे 99,999 तक मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे 21 लाख का नुकसान हुआ है, 25 लाख का नुकसान हुआ है तो मुझे आगे वाले में जाना पड़ेगा, मतलब स्टेट कमीशन में जाना पड़ेगा, मैं कंप्लेन स्टेट कमीशन में ही फाइल कर सकूंगा। तो अगर आपको गुड्स और सर्विसेज की वजह से नुकसान जो हुआ है या फिर उनकी वैल्यू जो है 20 लाख और लेस देन दैट है, देन ओनली यू कैन फाइल द कंप्लेन इन डिस्ट्रिक्ट फोरम। अगर मुझे 10,000 का नुकसान हुआ है, अगर मुझे 1000 रुपये का नुकसान हुआ है और अगर मुझे 5 लाख का नुकसान हुआ है और अगर मुझे 20 लाख का नुकसान हुआ है तो मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकता हूँ। लेकिन अगर 20 लाख से ज़्यादा होगा तो मुझे दूसरा जो है वहाँ पे मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। उसके बाद अब सपोज मुझे नुकसान जो हुआ था वो 15 लाख हुआ था, 15 लाख हुआ था, तो इसमें जो डिसीजंस, जो कोर्ट ने जो डिसीजंस लिया, ठीक है, जज ने जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं आपको 15 लाख का नुकसान नहीं हुआ है, आपको सिर्फ 5 लाख का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ये डिसीजंस लिया, बहुत ही टेस्टिंग के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद इस कोर्ट, इस प्रेसिडेंट ने जज डिसीजन लिया कि यू हैव सफर लॉस रुपीज 5 लाख नॉट 15 लाख, और मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे तो 10 लाख से ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। तो इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, इफ एग्रीड पार्टी मतलब जिसने कंप्लेन किया है वो सेटिस्फाइड नहीं है, किसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, विद द डिसीजंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिसीजन इस प्रेसिडेंट ने, जो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है उससे अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन फाइल अपील अगेंस्ट द डिसीजंस, मैं इसके अगेंस्ट में जाके एक और अपील दूसरे में जा सकता हूं, दूसरे ऊपर वाले कोर्ट में जा सकता हूं। जैसे हम जाते हैं ना कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगे हमें हाई कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे भी मुझे डिसीजन सही नहीं लग रहा है, जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम के
प्रेसिडेंट ने दिया है वो डिसीजन अगर मुझे सही नहीं लग रहा है एंड इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट देन आई कैन फाइल अपील अगेंस्ट द डिसीजंस इन स्टेट कमीशन। जो नेक्स्ट कोर्ट है, इसके ऊपर वाले कोर्ट है, वहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इसके अगेंस्ट में कमीशन, स्टेट कमीशन में मैं फाइल कर सकता हूं। लेकिन एक वहां पे कंडीशन है कि वो आपको डिसीजंस जो सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको कहाँ कितने दिन में, विदिन 30 डेज में आपको वो अपील कर देनी है। अगर 30 डेज से ज़्यादा डे हो जाएंगे तो यू हैव टू ओबे द डिसीजंस मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम। जो भी डिसीजंस इन्होंने दिया है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, वो अगर आपको उसके अगेंस्ट में अपील करना है तो वो 30 दिन के अंदर कर देना है, 30 डेज के अंदर कर देना है। अगर आप 31 डेज में जाते हो तो आप वहाँ पे अपील नहीं कर पाओगे। यू हैव टू ओबे द डिसीजंस टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम। जो इन्होंने डिसीजन लिया है वही आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम। ये आप अपनी क्लास वर्क में सबको लिखना है। यू हैव टू राइट इट ऑल दिस इन क्लास वर्क। आपको ये क्लास वर्क में लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी टू रिमेंबर। आप आराम से एक स्टेप बाय स्टेप इजीली आप समझ सकते हो। इसमें आपको ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि इसका जज कौन हो सकता है। तो जज जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड और वर्किंग जज हो सकता है। इसमें आपका 1 मार्क के एमसीक्यू भी बन सकता है। हु कैन बी ए जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, कौन जज बन सकता है, ठीक है। तो रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही जो है वो रिटायर्ड और वर्किंग जज जो होगा वही उसका प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। इसमें आपसे ये भी हो सकता है कि भाई इतने की ही हैज बॉट 5 लाख कैश, ही हैज बॉट अ कार विच इज प्राइस ऑफ 5 लाख, ठीक है। इसने 5 लाख में ये कार परचेस की, अब इसको इतना नुकसान हुआ तो वो कहाँ पे फाइल कर सकता है। तो इसके हिसाब से आपको आंसर देने ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम। इसके ऊपर भी केस बहुत बनते हैं, ये 30 डेज के ऊपर भी, कि भाई आई हैव बाय द प्रोडक्ट्स एंड आई सफर लॉस ऑफ ₹10 लाख। मैंने कोई गुड्स परचेस की और मुझे 10 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है। आफ्टर आई हैव फाइल द कंप्लेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम बट दे हैव गिवन अ डिसीजंस विच आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद। उन्होंने डिसीजन लिया, मैंने उसके अगेंस्ट में मैं अपील करना चाहता हूँ, तो वेयर आई कैन फाइल कंप्लेंट्स। और I am wanted to file appeal against the decision made by the district forum after 35 days. Whether I can file or where I can file. तो मैं कहीं पे भी अपील फाइल नहीं कर पाऊंगा अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इन्होंने डिसीजन दिए को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है दूसरा है स्टेट कमीशन। उसके बाद है दूसरा है स्टेट कमीशन, ठीक है। तो स्टेट कमीशन क्या होगा, जो दूसरा स्टेप है, सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके बाद का जो है वो है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 2 अदर मेंबर। सेम है जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम में था इसी तरह से इसी में भी है कि इसमें भी एक प्रेसिडेंट था, यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट होगा, वहां पे भी 2 अदर मेंबर थे, यहाँ पे भी 2 अदर मेंबर, एटलीस्ट 2 है, ठीक है। वहां पे 2 मेंबर ही होंगे, यहाँ पे एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 मेंबर होंगे। इस 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 मेंबर, 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम तो 2 मेंबर होने ही चाहिए। अब ये इनमें से 1 फीमेल भी होनी चाहिए, जैसे वहां पे हमने बताया था इस तरह से यहाँ पे भी 1 फीमेल होनी जरूरी है। तो ये जैसे यहीं पे है वैसे यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 2 अदर मेंबर, मतलब मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम इससे ज्यादा रख सकते हैं ये लोग, ठीक है। अब इसमें प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम में बताया कि भाई रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इसी तरह से यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, मस्ट बी रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट। इफ यू वांट टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन देन यू मस्ट हैव क्वालिफाइड, यू मस्ट हैव क्वालिफिकेशन और यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट। आप जो हैं रिटायर्ड और वर्किंग जज होने चाहिए हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट के मतलब जो गुजरात की सबसे बड़ी कोर्ट है वहां के हाई कोर्ट के आप जो हैं रिटायर्ड और वर्किंग जज होने चाहिए, ठीक है। तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं आप स्टेट कमीशन में। उसके बाद है दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जैसे वहां पे था सेम स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट होते थे, जैसे यहीं पे ही अपॉइंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन ये अपॉइंटमेंट का सजेशन जो है
सुप्रीम कोर्ट के जज देते हैं। कौन देते हैं? सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे इंडिया पूरी की सबसे बड़ी जो अदालत है, कोर्ट है, वो उन्हें नॉमिनेट करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई आप इन्हें बनाइए। ठीक है, तो अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन आफ्टर द कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलती है उनके साथ कंसल्ट करके वो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करते हैं इन सभी को। कौन किसको? प्रेसिडेंट को और बाकी के मेंबर्स को। जो भी मेंबर्स हमने बताए वो मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ। अब यहाँ पे जैसे वहां पे था कि भाई 20 लाख से कम की अगर कुछ आपको कंप्लेन करनी हो तो यू कैन फाइल इनटू द डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, 20 लाख या फिर 20 लाख से कम। तो यहाँ पे कितना वैल्यू है? मोर देन 20 लैक्स, मोर देन 20 लैक्स एंड लेस देन 1 करोड़। अगर आपको कोई भी गुड्स या फिर जो भी सर्विसेज बेची गई है जिसकी डिफेक्टिव है और उसकी वर्थ जो है उसकी वजह से नुकसान जो आपको हुआ है वो 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम हुआ है, देन यू कैन फाइल ए कंप्लेन एंड स्टेट कमीशन। आप कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो? स्टेट कमीशन में। सपोज आई एम इन भूज, ठीक है, मैं भूज में रहता हूँ और मुझे ऐसा गुड्स बेचा गया, मैंने एक फॉर्च्यूनर परचेस की जिसकी प्राइस होती है 25 लाख टू 30 लाख के करीबन होती है। ठीक है, तो अगर मैंने वो कार परचेस की और वहां पे कुछ प्रॉब्लम आई है तो मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन नहीं कर सकता। मैं कहाँ पे कंप्लेन करूंगा? मैं कंप्लेन करूंगा यहाँ पे स्टेट कमीशन में। कहाँ पे कंप्लेन करूंगा? स्टेट कमीशन में। क्यों? क्योंकि मेरी जो गुड्स की वैल्यू जो है 20 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है। तो अगर 20 लाख से ज्यादा और अगर 1 करोड़ से कम के गुड्स की वैल्यू है या फिर इस बीच में आपको नुकसान हुआ है 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम अगर आपको नुकसान हुआ है प्रोडक्ट की वजह से, सर्विसेज की वजह से, देन यू कैन फाइल ए कंप्लेन इन डायरेक्टली इन स्टेट कमीशन। यू डू नॉट हैव टू गो टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम। आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो टू द डायरेक्टली इन स्टेट कमीशन। ठीक है, स्टेट कमीशन में आप कंप्लेन कर सकते हो अगर आपके गुड्स या फिर आपको जो लॉस हुआ है, जो नुकसान जो हुआ है वो 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, तो आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन में जा सकते हो। और अगर यहाँ पे मुझे स्टेट कमीशन ने जो भी डिसीजन लिया, सपोज मुझे 25 लाख का या 30 लाख का नुकसान हुआ और स्टेट कमीशन ने मुझे डिसीजन लिया कि भाई आपको जो है ये नहीं है सही, आपको इतना 30 लाख का नुकसान नहीं हुआ, आपको सिर्फ 20 लाख या फिर 21 लाख का ही नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन टेकन बाय द स्टेट कमीशन, देन आई कैन फाइल अ कंप्लेन, देन आई कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजन इनटू द नेशनल कोर्ट, नेशनल कमीशन। ठीक है, मैं कहां पे कर सकता हूं? नेशनल कमीशन में मैं कंप्लेन कर सकता हूं। ठीक है, विद इन 30 डेज, मैं 30 डेज के अंदर ही नेशनल कमीशन में कंप्लेन कर सकता हूं। इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन मेड बाय द स्टेट कमीशन, then I can file appeal against the decision into the national commissions but within 30 days। अगर जो भी स्टेट कमीशन ने जो डिसीजन दिया है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, दो आई कैन फाइल अ कंप्लेन इन नेशनल कमीशन बट विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर मुझे उस डिसीजन के अगेंस्ट में मुझे कंप्लेन फाइल कर देनी है नेशनल कमीशन में। ओके, तो ये है आपका स्टेट कमीशन। वहाँ पे एक बार फिर से हम ये सभी को कंपेयर करेंगे तो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो ये है आपका स्टेट कमीशन। अब उसके बाद थर्ड जो है वो है नेशनल कमीशन। थर्ड जो है वो है नेशनल कमीशन। तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर्स। ठीक है, वहां पे क्या था? डिस्ट्रिक्ट फोरम में था प्रेसिडेंट और 2 में अदर मेंबर्स। यहाँ पे स्टेट कमीशन में था प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 2 अदर मेंबर, मिनिमम 2 अदर मेंबर। और यहाँ पे क्या है? प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, जिसमें से एक वुमन होनी जरूरी है। फिर यहाँ पे दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पे कौन अपॉइंट करता था? दोनों में स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि जो सेंटर में जो गवर्नमेंट होगी वो अपॉइंट करोगी। ठीक है, उसके बाद है प्रेसिडेंट मस्ट बी रिटायर्ड एंड वर्किंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे वहां डिस्ट्रिक्ट फोरम में था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हाई कोर्ट में नेशनल स्टेट कमीशन में था हाई कोर्ट का रिटायर्ड और वर्किंग जज, और यहाँ पे जो है नेशनल कमीशन में जो है अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो यू मस्ट बी ए रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आप वर्किंग जज होने चाहिए तब भी, या फिर आप रिटायर्ड जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, तब भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं नेशनल कमीशन के। ठीक है, नेशनल कमीशन के आप प्रेसिडेंट तभी बन पाओगे अगर आप वर्किंग और रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, उसके बाद है द कंप्लेंट कैन बी फाइल फॉर वर्थ रुपीज मोर देन 1 करोड़। जैसे वहां पे 20 लाख या 20 लाख से कम था
उसी तरह से स्टेट कमीशन में था 20 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ से कम, ठीक है। यहाँ पे है अगर 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप कहाँ पे डायरेक्टली नेशनल कमीशन में जा सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप नेशनल कमीशन में आप कंप्लेन कर सकते हो। और अगर सपोज जो भी डिसीजन वॉट एवर द डिसीजन हैज मेड बाय द नेशनल कमीशंस, इफ एग्रीव पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट डिसीजंस, then they can file or they can appeal against the decision into directly to the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज, ठीक है, विद इन 30 डेज। वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना ही है, विद इन 30 डेज आप फाइल कंप्लेन कर सकते हो। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं है तो यू कैन फाइल कंप्लेन इन हाई कोर्ट, सॉरी स्टेट कमीशन, ठीक है। स्टेट कमीशन में 30 डेज के अंदर कर सकते हो। अगर आपको स्टेट कमीशन का डिसीजंस जो है वो आपको सही नहीं लग रहा है तो यू कैन फाइल कंप्लेन अगेन इन टू दी नेशनल कमीशन। और अगर आपको नेशनल कमीशन का भी डिसीजन सही नहीं लग रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन विद इन 13 डेज, सभी में 30 दिन में, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, आप सुप्रीम कोर्ट में तभी जा पाओगे अगर आपकी गुड्स की वैल्यू जो है, नुकसान जो आपको हो रहा है, जो लॉस जो हो रहा है आपको 1 करोड़ का हो रहा है। सपोज मुझे नुकसान हो रहा है 50 लाख का और मैंने किया नेशनल कमीशन में, मैंने अपील की, ठीक है। नेशनल कमीशन का मुझे 50 लाख का नुकसान हुआ है तो मैं डायरेक्टली स्टेट कमीशन में कंप्लेन करूंगा। स्टेट कमीशन का डिसीजन मुझे सही नहीं लगा तो मैं नेशनल कमीशन में कंप्लेन करूंगा। तो नेशनल जो भी यहाँ पे डिसीजंस देगा नेशनल कमीशन, वो मुझे ओबे करना पड़ेगा, वो मुझे मानना पड़ेगा। मैं उसके आगे नहीं जा पाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में मैं कब जा पाऊंगा? अगर मुझे जो लॉस हो रहा है, जो मुझे नुकसान हो रहा है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ही, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो मैं सपोज मुझे 50 लाख का नुकसान हुआ है और मुझे जो भी डिसीजन लिया स्टेट कमीशन ने वो मुझे नहीं मानना है तो मैं क्या करूंगा? नेशनल कमीशन में डिसीजंस जो है नेशनल कमीशंस में मैं अपील करूंगा। लेकिन जहां पे नेशनल कमीशन जो भी डिसीजन लेगी वो मुझे मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कब आएगा? आप सुप्रीम कोर्ट कब जा सकते हो? जब आपके गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है तो ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल यहाँ पे नेशनल कमीशन में कंप्लेन करते हैं वही इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर इन्हें डिसीजंस नेशनल कमीशन का सही नहीं लग रहा है तो, ठीक है। तो ये है आपके 3 टायर रिड्रेसल एजेंसी, आप कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो इसके बारे में। 3 है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ कंपेयर करें तो क्या चीज़ होती है वो आपकी बुक्स में दिया हुआ है। तो आप अगर ऐसा आप अपनी बुक्स में बनाते हो जो मैंने वहाँ पे आगे बताया कि आपको लिखना है, तो इफ़ यू आर डायरेक्टली प्रिपेयरिंग अ टेबल फॉर दिस देन इट विल बी अ वेरी इजियर एंड इट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू यू। यू हैव टू डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस इन योर क्लास वर्क, ठीक है। आपको क्लास वर्क में कैसे लिखना ज़रूर है, कैसे लिखते हो जो मैंने अभी बताया उस बुक्स में बताया उसके हिसाब से, या फिर आपकी बुक्स में दिया गया है और ये टेबल बनाना है उसके हिसाब से, दैट इज ऑल ऑन योर्स, ठीक है। वो टोटली आपके ऊपर है, लेकिन यू हैव टू राइट इट डाउन, आपको लिखना ज़रूरी है। ओके, तो हम यहाँ पे ये टेबल जो है एक बार पढ़ लें, एक बार बता दूं तो बहुत ही इजी रहेगा। बेसिक कौन से बेसिस के ऊपर हम तीनों को कंपेयर करें तो कंपोजिशन मतलब कि ये बनता कैसे है, ठीक है, कितने मेंबर होते हैं। कंपोजिशन मतलब कितने मेंबर होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, वन ऑफ देम मस्ट बी अ वुमन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मोरम में ये चीज़ होती है। वहीं स्टेट कमीशन में क्या होगा कि प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 2 अदर, नॉट लेस देन मतलब एटलीस्ट 2 मेंबर्स, ठीक है। तो मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, और उसमें से एक वुमन होनी चाहिए। और इसी तरह से यहाँ पे नेशनल कमीशन में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 अदर मेंबर, मिनिमम 4 अदर मेंबर जिसमें से एक वुमन होनी जरूरी है। फिर यहाँ पे कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, तो प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन बनेगा, रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। स्टेट कमीशन में रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट, और नेशनल कमीशन में रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे जज बन सकते हैं। अब इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है लेकिन उनके रिकमेंडेशन के बाद। यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो जस्टिस होता है, ठीक है, जो जज होता है, सबसे बड़ा चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, उसके कंसल्टेशन के बाद ही अपॉइंटमेंट की जाती है यहाँ पे प्रेसिडेंट की। और इसी तरह से यहाँ पे कौन करता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा जो जज जो होता है वही यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है नेशनल कमीशन का। ठीक है, ज्यूरिडिक्शंस मतलब कितने तक कंप्लेन कर सकते हो, तो यहाँ पे लेस देन 20 लाख, यहाँ पे मोर देन 20, लेस देन 1 करोड़ और यहाँ पे मोर देन 1 करोड़। और अपील अगेंस्ट दी डिसीजंस और ऑर्डर, जो ऑर्डर दिए हैं यहाँ पे वहां पे वो कौन कहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे अगर आपको डिसीजन सही नहीं लग रहा है तो यू कैन फाइल कंप्लेंट्स इन नेशनल कमीशन बट विद इन 30 days। और यहाँ पे इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन मेड बाय द स्टेट कमीशन यू कैन फाइल कंप्लेन इन टू द नेशनल कमीशन विद इन 30 days। और अगर यहाँ पे भी आपको नहीं लग रहा है सही डिसीजन, वॉट एवर द डिसीजन एज मेड बाय द national commission, if you are not satisfied with, you can go to the Supreme Court within 30 days। Only cases where value of goods or services exceed 1 crore file appeal in Supreme Court। अगर आपके 1 करोड़ से ज़्यादा गुड्स का ही अगर कुछ डिसीजन है या लॉस है तो ही आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू ओबे द डिसीजंस मेड बाय द नेशनल कमीशन। ओके, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है रिड्रेसल एजेंसीज जो 3 जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद जो है आपका लास्ट टॉपिक बचता है वो हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे। इससे पहले हम कुछ जो केस स्टडीज जो हैं वो कर लें, तो बाकी का जो लास्ट टॉपिक बचेगा रोल ऑफ एनजीओ वो हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी के लिए हम केस स्टडीज जो है आपकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एमसीक्यूज भी इसमें से बन सकते हैं। तो हु कैन बी जज ऑफ स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन का जज कौन बन सकता है, तो स्टेट कमीशन का जज जो है रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट ही बन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। उसके बाद है एक केस आपको यहाँ पे बुक में दिया गया है, वो मैं पढ़ रहा हूँ और आप यहाँ पे देखिए। मुकुंद परचेज हाउस फॉर ₹30 lakhs फ्रॉम हाउसिंग कंपनी। ठीक है, इसने घर परचेस किया 30 लाख का, तो मतलब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, स्टेट कमीशन में जाएगा। ठीक है, स्टेट कमीशन में 30 lakhs ऑफ हाउस कंपनी एंड फाउंड इट बीइंग डिफेक्टिव, उसने कुछ गलत निकला। डिस्पाइट मेनी कंप्लेंट डिफेक्ट वाज नॉट रेक्टिफाइड, मतलब कंप्लेन करने के बाद इस कंपनी को इसने कंप्लेन भी की लेकिन फिर भी वो रेक्टिफाइड नहीं हुई। ही फाइल कंप्लेन इन स्टेट कमीशन, इसने स्टेट कमीशन में कंप्लेन फाइल की बट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, मतलब कि उसने जो भी स्टेट कमीशन ने जो भी ऑर्डर दिया उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है। तो वेयर कैन ही अपील एंड इन हाउ मेनी डेज, मतलब वो कहाँ पे अपील कर सकता है और कितने दिनों में कर सकता है। तो 30 लाख के उसने घर परचेस किया था, मतलब इसने कंप्लेन कहाँ की थी, स्टेट कमीशन में कंप्लेन की थी। अब उसने जो भी ऑर्डर दिया स्टेट कमीशन ने उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कहाँ कंप्लेन करेगा और कितने दिनों में, तो ही कैन अपील इन टू द नेशनल कमीशन बट इन विद इन 30 days। तो ये आपका इसमें आंसर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दूसरा केस जो है वो है फार्मर परचेज सीड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम भारत फर्टिलाइजर्स। भारत फर्टिलाइजर से इसने सीड परचेज किए फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। द सीड्स वेर वेरी कॉस्टली एज दे वेर ऑफ हाइब्रिड वेराइटी, मतलब ये बहुत महंगे थे हाइब्रिड वेराइटी के होने की वजह से। आफ्टर 6 months ही नोटिस दैट the agriculture produce was not up to the expected standard, मतलब कि जो इसने देखा इसके हिसाब से लगा कि भाई ये up to the mark नहीं है। he reported this matter to seller but he refused to accept his liability, मतलब इसने अपनी liability मानी नहीं, इसने कंप्लेन किया सेलर को लेकिन इसने माना नहीं। mention the redressal agency in which he can file a complaint, आपको बताना है कि कौन से जगह पे ये फाइल कर सकता है कंप्लेन। ओके, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये कहाँ पे कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस है। आप इसके आंसर्स बहुत ही सोच समझ के लिखने हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू दिया हुआ है 20,000, ये सोच के आपको नहीं लिखना है आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि दूसरा क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आपने कोई भी गुड्स परचेस किया है तो उसके अगेंस्ट में आप विद इन 3 months ही आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। 3 months के बाद आप कहीं पे कंप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको जरूरी होती है टेस्टिंग। ठीक है, तो आप वो टेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि 6 months के बाद वो नोटिस किया और उसने वो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से नहीं है तो उसने कंप्लेन किया, तो 6 month, तो इसका मतलब है वो कहीं पे कंप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली 20,000 के हिसाब से जा रहे हो लेकिन अगर आप ये 6 month नहीं देख रहे हो
तो आप कहीं आपका आंसर जो है गलत लिखोगे। अगर ये 20,000 के हिसाब से आप लिखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम। लेकिन अगर आप इसके साथ दूसरा जो हमने बताया था कि अगर आप कोई भी गुड्स परचेस करते हो तो आफ्टर द 3 मंथ यू कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट, सम ऑफ द गुड्स आर रिक्वायर्ड टेस्टिंग्स, तो उस गुड्स में आपको 5 महीने मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कितने हैं, 6 मंथ्स दिया हुआ है, तो दैट मीन्स यू कैन नॉट फाइल अ कंप्लेन इन एनी कोर्ट, आप कहीं पे भी कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको इस तरह से आंसर्स लिखने हैं, देखने हैं, ओके। तो इसके साथ मैं आपको अभी होमवर्क दे दूं, उसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का वो होगा रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ, मतलब एनजीओ का क्या रोल्स होते हैं वो हम लास्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी के लिए आपको यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। तो ये केस स्टडीज ऐसे सॉल्व करते हैं, आपको पूरी चीज़ें देखनी है। ये 6 मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20,000 के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट फोरम आएगा, लेकिन क्योंकि एक रूल है कि भाई अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, मतलब 3 मंथ से ज़्यादा हो गया, यू कैन नॉट फाइल अ कंप्लेन, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यू हैव टू राइट इट डाउन। आपको ये केस ये जो है, ठीक है, ये तो आपको क्लास वर्क में लिखना ही है, लेकिन उसके साथ में आपको अलग से दूसरे होमवर्क भी दे रहा हूँ, तो वो आप देख लेना, ओके।